गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हमें देखना है चार्टर मार्क। एक पूरा का पूरा एक नया टॉपिक है, तो ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, चार्टर मार्क ये 1990 में 1990 में यूके में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। अब सवाल है कि चार्टर मार्क क्यों, क्या है, मतलब पहले क्या है। ये तो एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कहिए, एक रिवॉर्ड कहिए। ठीक है। चार्टर मार्क सर्टिफिकेट या रिवॉर्ड है। कब आया था? 1990 में यूके में लाया गया था। अब चार्टर मार्क क्या है ये समझ में आ गया कि एक सर्टिफिकेट है, रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड कब दिया जाएगा, ये भी है। तो कैसा रिवॉर्ड है? एक एक इंसेंटिव बेस्ड है, एक इंसेंटिव बेस्ड, इंसेंटिव बेस्ड। ये कब दिया जाता है? जब आप सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है पता है? इसके पिछली क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा। सिटीजन चार्टर जो हर डिपार्टमेंट क्या करता है, हर डिपार्टमेंट, कोई भी एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट, मान लीजिए डाक विभाग है, डाक विभाग क्या कर रहा है, ये क्या क्या सर्विसेज देता है उसका नोटिस बोर्ड लगा रखा है। एक बोर्ड लगा रखा है फ्रंट पे, जहां से ये लोग इंटर करते हैं वहीं पे इसने बोर्ड लगाया हुआ है कि हम ये एक्स वाई जेड सर्विसेज देते हैं। अगर ये सर्विसेज आपको ठीक नहीं लग रही है या इससे इससे जुड़ी कोई शिकायतें हैं तो आप यहाँ पे उसका हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट, सारी चीजें दी रहती है। ये इनका नागरिक चार्टर है। तो अगर कोई डिपार्टमेंट ये जो अपने नागरिक चार्टर जो इसने निकाला हुआ है, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, सारी देख रेख करता है और बेहतर सर्विस डिलीवरी देता है, तब मिलता है चार्टर मार्क। यानी एक मार्क मिलता है, ऐसा मार्क दे देते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है अपने सिटीजन चार्टर जो सर्विस डिलीवरी है सिटीजन को दे रहा है, बहुत बेहतर तरीके से दे रहा है। ये मार्क मिलता है, एक तरीके का रिवॉर्ड। जब इनको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब एक मार्क मिल जाता है चार्टर मार्क का कि ये बहुत बेहतर सर्विस देते हैं, तो इनको बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से और सुविधाएं भी मिलती हैं। ठीक है। इसलिए चार्टर मार्क एक रिवॉर्ड बेस्ड है। किस पे निर्भर करता है? चार्टर मार्क, सॉरी, चार्टर, सिटीजन चार्टर पे, जो इन्होंने सर्विस डिलीवरी देने के लिए नोटिस निकाला हुआ है कि हम ये सर्विसेज देते हैं, कितनी देर में देते हैं, कब तक दे देते हैं, कितना टाइम लगता है। ठीक है। वो सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो उसके आधार पर इनको एक मार्क दिया जाता है, जिसे चार्टर मार्क बोलते हैं। ठीक है, कि एक इंसेंटिव बेस्ड है कि ये बहुत बेहतर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट है ये। अब इसने अपने सिटीजन चार्टर में, मतलब पुलिस स्टेशन है तो उसी पुलिस स्टेशन के सामने ऐसे बोर्ड लगा रखा है पूरा कि क्या क्या सर्विसेज देता है, एक्स वाई जेड सर्विसेज है, दिक्कत होने पे यहाँ शिकायत करें। और मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक मान लीजिए किसी को दिक्कत हुआ, ये यहाँ गया, तो इसकी सर्विस इसकी जो रिपोर्ट है 1 घंटे के अंदर एफआईआर लॉन्च हो गई, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई चालू हो गई। ठीक है। तो ये क्या है कि इन्होंने जो सिटीजन चार्टर पे लिखा था कि हम 1 घंटे में एफआईआर दर्ज कर लेंगे, एक 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने। समझ में आया? बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, तो इनको क्या मिलेगा? चार्टर मार्क। चार्टर मार्क ये इस मामले में जो इन्होंने सिटीजन चार्टर लगाया उस मामले में, सर्विस डिलीवरी के मामले में काफी बेहतर है और बहुत बेहतर तरीके से देते हैं सर्विस। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये पता कैसे चलेगा कि ये सर्विस बेहतर हो रही है। ठीक है। तो मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है, अब इसने अपने सिटीजन चार्टर पे लिख कर रखा है कि ये बेहतर, ये एक्स वाई जेड काम करते हैं। ठीक है। तो होता क्या कि थर्ड पार्टी आके इसका मूल्यांकन करती है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, कोई एनजीओ हो गया, ठीक है, या ह्यूमन राइट्स वाले हो गए, ह्यूमन राइट्स वाले हो गए, ये आगे क्या करेंगे? इनका मूल्यांकन करेंगे। जब इन्होंने जो जो बता रखा है सिटीजन चार्टर में उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, सारी परफॉर्मेंस बेहतर है, जब ये पता चल जाएगा और इनके मानकों के अनुसार ये खरा उतर जाएंगे, तब इनको मिल जाएगा चार्टर मार्क, सीएम मिल जाएगा। ठीक है। ये समझ में आया? चार्टर मार्क क्या है? इंसेंटिव बेस्ड है, एक रिवॉर्ड है। चार्टर मार्क का एक तरह का रिवॉर्ड है, एक मार्क लग गया, एक मार्क लग जाएगा इस डिपार्टमेंट पे चार्टर मार्क का कि ये बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत अच्छे से सर्विस देते हैं। समझ में आया? तो चार्टर मार्क में क्या क्या शामिल है? देखिए, चार्टर मार्क में, चार्टर मार्क लग जाने से इसका मतलब ये हो जाता है कि ये क्या कर रहा है? क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है, क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। चार्टर मार्क लगने का मतलब, चार्टर मार्क में शामिल ये होता है कि अगर ये मार्क लग गया इसका मतलब है कि क्वालिटी सर्विसेज मिल रही है और कस्टमर सेटिस्फाई है इन सब चीजों से। ठीक है। ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन चार्टर मार्क की भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? देखिए, देखिए चार्टर मार्क की क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, स्वैच्छिक है।
ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। दूसरा क्या है, टोकनाइजेशन है। टोकनिज्म क्या है, टोकनाइजेशन है टोकनिज्म। टोकनिज्म क्या है, दिखावा। सिटीजन चार्टर लग तो गया है, ठीक है, और ये सिटीजन चार्टर मार्क दिया जाएगा। ये एक तरीके का दिखावा, क्यों, क्योंकि कब दिया जाएगा चार्टर मार्क, जब थर्ड पार्टी मूल्यांकन करेगी इसका। थर्ड पार्टी मूल्यांकन करने जाती ही नहीं है, ठीक है। कई कई बार ये देखा गया कि थर्ड पार्टी ढंग से मूल्यांकन भी नहीं करती, इसी में दिक्कत है, ठीक है। तो पीछे जो पढ़ाया गया आपको पता है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट एक पढ़ाया गया था, ठीक है। ये क्या था, ये लीगली बाइंडिंग था, ये लीगली बाइंडिंग है। और अभी जो चल रहा है चार्टर मार्क, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बल्कि इंसेंटिव बेस्ड है। ये दोनों ही गुड गवर्नेंस के लिए ही है, ठीक है, दोनों ही गुड गवर्नेंस के लिए। लेकिन एक लीगली बाइंडिंग है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, एक टाइम पे समय पे सर्विस मिलनी चाहिए, एक नहीं मिलेगा तो पेनल्टी लगेगा, ये बताया गया था। और जितने भी आपको एक्ट बोलेंगे उनके एक्ट के बारे में ढंग से पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो चार्टर मार्क इंसेंटिव बेस्ड और ये लीगली बाइंडिंग, ये दिक्कत है इसमें कि लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, समझ में। और टोकनिज्म भी बहुत ज्यादा है और स्टैंडर्ड सेट नहीं होते इसके। अब देखिए हमको सेवोत्तम मॉडल लिखना है। सेवोत्तम में जो ये है सेवोत्तम, इसमें सेवा प्लस उत्तम यानी सर्विस प्लस एक्सीलेंट, इसको बोलते हैं। जो सर्विस है बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली होनी चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए उसमें, तो उसको बोलते हैं सेवोत्तम मॉडल। क्या ये सरकारी दफ्तरों को मिलेगा गुड गवर्नेंस का इनाम, यानी शिकायत भी सुनी जाएगी, है क्या। सेवोत्तम मॉडल सरकारी विभाग को, या यानी जो सर्विसेज दे रहे हैं सिटीजन को, उस विभाग को बेहतर करने का एक मॉडल है, ठीक है। तो सेवोत्तम मॉडल क्या है, एक गाइड है, एक फ्रेमवर्क है। मतलब जब आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आपको गाइड चाहिए होता है ना, कि उस जगह के बारे में सब कुछ बता सके। ठीक वैसे ही कोई डिपार्टमेंट है, उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए, उसके लिए गाइड है, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, सेवोत्तम मॉडल उसको बोलते हैं, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है जो पूरे दफ्तर को बेहतर करेगा, ठीक है। इसमें तीन मुख्य बातें जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। पहला तो सिटीजन चार्टर, कोई भी सरकारी दफ्तर होगा कि जो वादा कर रहा है उसको पहले बोर्ड पे लगा दो, सिटीजन के सामने रखो कि तुम क्या वादा कर रहे हो, पहले वो बताओ, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी तुम वादा किए अगर वो वादा ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है तो नागरिक शिकायत कहाँ करेगा, उसके लिए मैकेनिज्म बनाओ। और तीसरा है सेवा वितरण क्षमता, सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। कोई भी डिपार्टमेंट ये वादा करता है कि हम ये XYZ सर्विसेज देते हैं, ठीक है। वो सर्विसेज का जो वो वादा करता है वो देने में सक्षम है भी या नहीं, ये अच्छी सेवा देने के लिए दफ्तर खुद कितना तैयार है, मतलब कितना कैपेबल है। वादा तो बड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन क्या वो उसके लिए सक्षम है भी, ये है तीसरा, सेवा वितरण क्षमता। तीन पिलर पे खड़ा है, तीन मुख्य बातें हैं, 1 2 3। सर्वोत्तम मॉडल, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म और सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज। सर्वोत्तम मॉडल का लक्ष्य और महत्व। लक्ष्य तो क्या होगा, कमियों को दूर करना है, गुणवत्ता और जवाबदेही और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस देनी है। अब देखिए सर्वोत्तम मॉडल के सात स्टेप्स है, 7 स्टेप मतलब 7 स्टैंडर्ड है, उसी को फॉलो करना है। जैसे सर्वोत्तम मॉडल एक जो गाइडलाइन है, कोई भी डिपार्टमेंट बेहतर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सरकारी दफ्तर को सुपर सर्विस सेंटर बनाने के 7 स्टेप्स, ठीक है। सर्विसेज में एक्सीलेंस में पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, पहले ये पहचानना होगा कि कौन कौन सी वो सर्विसेज देता है। डिपार्टमेंट खुद पहले देख ले कि क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या सर्विसेज है, क्या सब सर्विसेज है, इससे पता चलेगा कि उसको क्या सुधार करना है। जब उसको पता ही नहीं कि क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, बहुत सारे सर्विसेज ऊपर से दिख रहे हैं, कुछ सब सर्विसेज है उनके बारे में नहीं पता है, तो सुधार कैसे होगा। तो ये जरूरी है पहले कि पहचान करो, कि डिपार्टमेंट खुद पहचान करे कि जो बोर्ड लगा रखे हो उसमें से कौन कौन सी सर्विसेज तुम दे रहे हो, ठीक है, ताकि सुधार किया जा सके। यह है पहला। दूसरा है सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, सेवा प्रदायगी मानक। बताओ काम कितनी देर में और कितना अच्छा होगा, मतलब स्टैंडर्ड सेट होगा ना, कि कोई भी XYZ सर्विस दे रहे हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में दे देंगे सर्विस, आपको 7 दिन में दे देंगे, डेडलाइन फिक्स होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बताना कि देखो कि जो सर्विसेज आप लोग दे रहे हो जनता को ट्रांसपेरेंट करके बता दो, आश्वस्त कर दो कि इतने दिन में मिलने वाला है, ताकि जनता भी निर्भीक रहे, उसके अंदर बार बार ये बेचैनी न रहे, बार बार वो डिपार्टमेंट में चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा है। बोल दो कि 7 दिन में बन जाएगा, 7 दिन के बाद आ जाइएगा, ठीक है। तीसरा सिटीजन चार्टर, जो कि आप जानते हैं क्या करना है, सब लिखकर एक जगह रखना कि हम ये XYZ सर्विसेज दे रहे हैं, पहचान कर लेनी है कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड देखना है कितने दिन में दे देंगे, और फिर सिटीजन चार्टर में लिख के बोर्ड टांगना है कि देखिए हम
ये सर्विसेज देते हैं और बेहतर तरीके से देते हैं। चौथा क्या करना है, ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म बनाना है। ये सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पांचवा है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, ये भी आप जानते हैं कि जो वादा किया है उसके लिए सक्षम है कि नहीं। अगर नहीं सक्षम है तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपको जिससे आप सक्षम हो पाए। छठा क्या है, सर्विस डिलीवरी परफॉर्मेंस, कितना अच्छा काम कर रहे हैं या कैसे पता चलेगा। जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं, वो कितना अच्छा हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी करे, डिपार्टमेंट का ही कोई सीएस पे बैठा हुआ व्यक्ति करे, करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि इनकी सर्विस कितनी बेहतर तरीके से जा रही है, लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फीडबैक जनता का ढंग से मिले। सातवां है इंडिपेंडेंट मूल्यांकन, थर्ड पार्टी बाहर से आके मूल्यांकन करे, थर्ड पार्टी आके मूल्यांकन करे। तो अभी जो 7 स्टेप बताया गया सेवत्ता मॉडल में, उस पे किसी भी डिपार्टमेंट को रखा जाए, किसी भी डिपार्टमेंट को रखा जाए 7 स्टेप पे और पूरी ईमानदारी से उसको करे, तो कोई भी डिपार्टमेंट सुपर डिपार्टमेंट बन सकता है, बेहतर तरीके से जनता का भरोसा जीत सकता है। ठीक है, अब देखिए सेवत्ता मॉडल एक सुपर सर्विस दफ्तर बनने का पूरा सिस्टम। ठीक है, अब उसके अलावा क्या करना है, देखिए पहला तो जो सेवत्ता मॉडल है क्या है, साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्यों कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, बार बार इंप्रूवमेंट, क्योंकि समय समय के साथ जो है जनता एक माइंडसेट की तो होती नहीं है, एक जनरेशन है फिर दूसरी जनरेशन आई, रिप्लेस हुआ एक जनरेशन, तो उसके लिए इंप्रूवमेंट करते रहिए। ठीक है, साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हमेशा बेहतर बनने की दौड़ में रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आएगा, फिर उसका दूसरा जनरेशन आएगा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, तो इस तरीके से ये अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जो भी कर्मचारी है डिपार्टमेंट में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसको रिवॉर्ड दीजिए, लोगों के सामने ला के 4-5 लोगों को खड़ा करिए और उनके सामने दीजिए, ताकि इनमें भी एक एनर्जी बने कि मुझे भी इस तरीके से करेंगे तो हमारा भी थोड़ा नाम होगा। ठीक है, सम्मान के सभी भूखे होते हैं। तीसरा है बॉट्स अप डिस्ट्रिक्ट, बॉटम अप अप्रोच, निचले स्तर से भी बदलाव लाओ। क्या करना है, जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ताकि जनता का भला हो, इनका बेहतर हो। ठीक है, तो इनसे फीडबैक भी मिले, इनकी भी राय जाननी है। ठीक है, चौथा क्रॉस फंक्शनल समन्वय, क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। क्या है ये, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट चौथा डिपार्टमेंट, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए, ताकि जो सिटीजन है उसको सर्विस देने के मामले में पीछे न रह जाए, उसको दौड़ाए ना कि यहाँ से उनको डिपार्टमेंट में दौड़ाते दौड़ाते उसको थका देगी। शिवाजी द बॉस का किरदार याद है आपको, क्या है, एक डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट क्लियरेंस लेते 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 सीढ़ी पे बैठ जाता है। ये नहीं करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जबरदस्त होना चाहिए, ताकि ये तीनों मिलके कि एक व्यक्ति की सिटीजन ने, मान लीजिए कोई सिटीजन है यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट पाया, अब वो इसका 3 डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या करेगा, यही डिपार्टमेंट कहेगा कि अब परेशान मत होइए, कोऑर्डिनेट करेगा और एक ही जगह पे यानी सिंगल विंडो सिस्टम जैसा कुछ करके इसको सर्विस दे देगा। समझ में आया। पांचवा है सार्वजनिक समीक्षा और जवाबदेही, पब्लिक स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी, जनता भी देख सके कि काम क्या हो रहा है। जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनको क्या करना चाहिए, एक डिजिटल डैशबोर्ड लगाना है, डिजिटल डैशबोर्ड हर डिपार्टमेंट के। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे ना, तो एयर क्वालिटी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल लगा हुआ है पूरा बोर्ड, वैसा ही डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिजिटल बोर्ड लगाएगा पूरा, जो जो काम, कौन सा अधिकारी क्या काम करता है, किस डिपार्टमेंट में रहता है, क्या क्या काम हुआ है, जनता के सामने सब रखा जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ। रिपोर्ट अगर कोई दे रहा है तो दे डिजिटल तौर पे। अब देखिए सेवत्तम मॉडल, फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ सेवत्तम। सेवत्तम मॉडल को सक्सेसफुल बनाने में किन किन फैक्टर का रोल होता है, की फैक्टर क्या क्या है। पहला की फैक्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर टॉप लीडरशिप, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, पीएम सीएम डीएम। ठीक है, अगर ये सेवत्तम मॉडल को इनकरेज करते हैं तो यानी अपने डिपार्टमेंट पे इस सबको इंक्लूड करके बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो नीचे वाले भी इंस्पायर होते हैं कि हमें भी करना होगा। ठीक है, मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, तभी नीचे काम हो पाएगा। वही है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लीडरशिप। दूसरा है एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पर्याप्त संसाधन और क्षमता निर्माण, काम करने के लिए साधन और हुनर भी चाहिए। साधन होना चाहिए, हुनर भी चाहिए, यानी स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई भतीजावाद करके डिपार्टमेंट में प्रवेश दिला दिया और साधन भी नहीं है, यानी रिसोर्स भी नहीं है, क्या होगा, सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो स्किल चाहिए, रिसोर्स भी चाहिए, रिसोर्स हो तभी कोई वादा करिए, अपने सिटीजन चार्टर में लिखिए, रिसोर्स नहीं है मत लिखिए। तीसरा एटीट्यूडनल चेंज इन ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं ऑफिशियल्स हैं, अपने आपको लाट साहब ना समझे, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाए। ठीक है ना, एक होता है ना कि पूरा लाट साहब वाला एटीट्यूड लेके घूम रहे हैं कि हम राजा हैं, नीचे सब गरीब हैं, भिखमंगे पड़े हुए हैं, हम राजा हैं। ये नहीं, इन जनता को ध्यान में रख के कि ये मालिक है और वी द पीपल
इनको ध्यान में रख के ये समझे कि हम सेवक हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, ये एटीट्यूड बना के रहेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी। चौथा, एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, जनता को भी पता हो उनका क्या हक है। ठीक है, क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है। कैसे, विज्ञापन कर ले, सरकार क्या करे, विज्ञापन के द्वारा बताए, विज्ञापन से बता दे। क्या करे, नुक्कड़ नाटक करे, नुक्कड़ नाटक होते हैं उस तरीके से करे, किसी भी तरीके से जनता को बताए, विज्ञापन के जरिए बताए, यूट्यूब से बताए, सोशल मीडिया से बताए, किसी भी तरीके से उनको अवेयर करें इन सब चीजों से। ठीक है। पांचवा, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन मैकेनिज्म, काम सही से हो रहा है या नहीं, कोई देख तो रहा है, क्या करना है, थर्ड पार्टी मूल्यांकन, थर्ड पार्टी मूल्यांकन करना है, जाके देखे, इवेलुएट करे, पता करे कि जो जो ये वादे कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वादा खींच खींच के कर किए जा रहे हैं, हो भी रहा है कि नहीं पूरा, ये देखना बहुत जरूरी है, मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, एक प्रेशर बना रहता है। अगर इन्हें इंडिपेंडेंट ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे, लापरवाह हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे। देखिए थोड़ा अन्य कारक भी सेवोत्तम मॉडल की सफलता के लिए। पहला, सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, काम के तरीके को बहुत ज्यादा आसान बनाना, बहुत ज्यादा इतना जटिल नहीं बना देना कि आम आदमी जाते ही ऐसे सर पे हाथ रख लेंगे, कहाँ आ गए यार, फंस गए क्या, ये ना हो। बहुत ही सिंपल, बहुत मतलब सिटीजन के हेल्प के लिए लगे रहना, व्यक्तियों को जो वहाँ पे सर्विस देने के लिए खड़े हैं वो सब लगे रहें इनके लिए। ठीक है, तुरंत अगर इसको दिक्कत हो रही है तो पहुंच के हेल्प करें कि सर हम हैं, अब तक चिंता मत करिए। दूसरा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करिए, जहां लग रहा है कि तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है, पुराने तरीके हटाए और नए तरीका ऐड करें, तकनीक तुरंत ऐड करके, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का बहुत ज्यादा धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, डिजिटल करें। तीसरा, सिटीजन फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन, लोग क्या सोचते हैं सुनना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए जहां पे जनता फीडबैक देने पहुंचे, और बहुत जनता को भी ईमानदारी से फीडबैक देना पड़ेगा। आए कोई पोर्टल बना दे कोई ऐसा जहां पे जनता केवल फीडबैक दे आके ना, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले कि फीडबैक वाला पोर्टल बनाए, और वो जनता जाके वहाँ पे अपनी जो सर्विस वो दे रहे हैं फीडबैक देख सके। और बहुत आसान बनाना होगा, डिजिटल बनाए, थोड़ा आसान बनाए। ठीक है, वॉइस वाला भी ऐड कर ले ताकि जो लिख नहीं सकता है वो बोल सके। ठीक है, बोल के अपनी फीडबैक दे सके। एक एआई ड्रिवन सिस्टम तैयार करना होगा इनको। चौथा, फोकस ऑन आउटकम्स नॉट जस्ट आउटपुट, सिर्फ काम गिनना नहीं है, फायदा भी देखना होगा। खूब सर्विस दे रहे हैं, खूब सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, काम गिन रहे हैं कि ये सर्विस दी, ये सर्विस दी, ये सर्विस दी, एक्स वाई जेड, खूब सर्विस दी, खूब गिन लिया। ठीक है, कितना लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सर्विस पे सर्विस दिए जा रहे हैं, सर्विस पे सर्विस दिए जा रहे हैं, और फीडबैक का कोई मैकेनिज्म नहीं बना रखा है, तो उस सर्विस के बारे में फीडबैक अगर बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है उनको। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा तभी तो वो बता पाएंगे ना कि फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है जनता को। तो ये पूरा मैकेनिज्म तैयार करना, जिससे ये देखा जा सके कि केवल काम नहीं गिन रहे, हम फायदे भी देख रहे हैं कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है हम उसको बेहतर करेंगे, बदलेंगे। पांचवा, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, ये आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था, एक सिटीजन है, एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करे, और तीनों डिपार्टमेंट उसको दौड़ने की जरूरत ना हो, एक ही जगह से सारा क्लियरेंस मिल जाए, ये एक डिपार्टमेंट सबसे कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम जैसा। तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आरटीआई। अभी तक हमने देख लिया है गुड गवर्नेंस में, अब गुड गवर्नेंस में ही आगे आप देखेंगे आरटीआई, आरटीआई कैसे गुड गवर्नेंस लाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि जब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज आरटीआई, आरटीआई क्या है, तो आपके मन में आना ये चाहिए कि आपको जो बोलने का, जानने की आज़ादी दे वो है आरटीआई। सीधा एक लाइन में बोलना है क्या, कि जो मुझे बोलने की आज़ादी दे, मुझे जानने की आज़ादी दे, वही होगी आरटीआई, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। घबराइए मत, इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से आता है, आरटीआई कहाँ से निकलता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से, भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से आरटीआई ड्राइव होता है। ठीक है, दिमाग खोल के रखिएगा, स्क्रीन पे भले नहीं लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो यहां से ये ड्राइव होता है। ठीक है, क्या है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अपने विचार आजादी से व्यक्त करने का अधिकार, जो भी आपके विचार हैं उनको आजादी से व्यक्त करना। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई आप पे दबाव नहीं डाला जा रहा है कि आपको मरोड़ देंगे अगर तुम बोले तो, मतलब प्रेशर क्रिएट ना करे कोई आप पे। कैसे व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त कैसे करेंगे। ठीक है, अभिव्यक्त कैसे करेंगे, लिख कर करेंगे, बोल कर करेंगे, कोई पेंटिंग वगैरह होता है ना, पेंटिंग बना देना, पेंटिंग से करेंगे, पेंटिंग बनाकर अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, इशारों से, हाव भाव से किसी भी तरीके से अभिव्यक्त करेंगे अपने आप को। अब देखिए मैं आपको प्रियम्बल दिखाता हूँ, अभी ये दिख रहा है प्रियम्बल, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए अब इसमें क्या लिखा है,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। स्वतंत्रता कितना दी गया है? विचार, अभिव्यक्ति, अंडरलाइन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति पे जोर डालेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो राइट टू नो, आपके जानने का अधिकार, जो कि आरटीआई के थ्रू आएगा, वो क्या है? आपकी आजादी है। ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसे लाइन आते हैं। तो क्या ये अपने विचार आजादी से व्यक्त करने का, तो प्रियम्बल भी इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। और फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप वो देखेंगे मीडिया जो बहुत ज्यादा बोल रही होती है, बहुत ज्यादा बोलने का मतलब ये कि अपने आप को अभिव्यक्त कर रही होती है, न्यूज दे रही होती है, कहाँ से आता है ये भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही वो आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको गवर्नमेंट की का क्रिटिसाइज करिए, तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कैसे करूँ? मेरे पास तो पहले जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो मैं गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर पाऊंगा। जब आंकड़े होंगे, डेटा होगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, जब मैं उसका विश्लेषण करूंगा तभी तो मैं उसका क्रिटिसिज्म करूंगा, हवा में तो करूंगा नहीं। तो यहीं पे आता है इन्फॉर्मेशन, कि जब आप गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके पास जानकारी होती है, तब आप गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ठीक है, उसका विश्लेषण करेंगे। मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे नहीं देते हैं, बस हवा में ही अपना इकोनॉमिक सर्वे अपने पास रखते हैं, रख लेते हैं, संसद में नहीं लाते हैं, जनता के सामने नहीं रखते हैं, तो आपको देश में जो आर्थिक स्थिति है कैसे पता चलेगी? तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आएगी तभी आप उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उस विश्लेषण के आधार पे, उस बेस पे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सरकार की जो पॉलिसीज बन रही है, जो पॉलिसीज बन रही है, उसकी जानकारी आपके पास होगी तभी तो आप क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। ठीक है, बोल पाएंगे, आजादी से बोल पाएंगे, अपने विचार जो अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो कैसे होगा? राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार। ये जब जानने का अधिकार आपके पास होगा तभी आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। नहीं होगी जानकारी, क्रिटिसिज्म तो छोड़िए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए राइट टू नो होना चाहिए, जानने का अधिकार होना चाहिए, जो कि आपको आरटीआई से मिलता है। आरटीआई क्या है? बस सरकार से इंफॉर्मेशन लेना, यानी सरकार से जानकारी लेना। क्यों? क्योंकि आप टैक्स भर रहे हैं उनसे। अभी घबराइए मत, पूरा आरटीआई विस्तार से करेंगे, बताएंगे। अभी ऊपर ऊपर से चल रहा है, सारी चीजें बताई जा रही हैं। देखिए, अब कई बार बहुतों को लग सकता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो दिया हुआ है वो केवल बोलने का अधिकार देता है। ठीक है, केवल बोलने का अधिकार। लोगों के मन में जाता है ये ऐसे गलत फहमी की, आर्ग्यू कर ले आसपास में अपने दोस्तों में या फिर कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो बोल देगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सिर्फ बोलने का अधिकार देता है। ठीक है, इतना सोचना ठीक है कि बोलने का अधिकार देता है, लेकिन केवल ये सोचना कि केवल बोलने का अधिकार देता है, ये गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम टू टाइम ये बोल चुकी है बहुत बार कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में केवल बोलने का, इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब ये है जानकारी प्राप्त करना भी है। क्योंकि आप बोल तभी पाएंगे, या मान लीजिए आपको किसी का क्रिटिसिज्म करना है तो आपको बोलना होगा। तो आपको बोलने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेस होना चाहिए, तभी आप क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे क्रिटिसिज्म होगा, कैसे बोलेंगे? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल बोलने का अधिकार नहीं शामिल है इसमें। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जानने का अधिकार भी शामिल है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है, कि आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, तो राइट टू नो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए सब क्लॉज ए का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बोल चुकी है। अब देखिए, जो मैंने अभी बोला कि राइट टू नो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बोल चुकी है। एक केस है, फेमस केस है, लेकिन इस केस का रेफरेंस आगे भी आएगा। लेकिन अभी जानिए क्या कौन सा केस था। देखिए, 1975 का मामला है, स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजा नारायण मामला। ठीक है, इसी केस में राइट टू नो पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट से क्रिटिसाइज मान लीजिए करना है गवर्नमेंट को, तो पहले जनता जानेगी तभी तो क्रिटिसाइज कर पाएगी। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो किस बेस पे क्रिटिसाइज करेगी वो? ठीक है, तो क्या है, 1975 स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजा नारायण मामला, इस केस में राइट टू नो पे जोर दिया गया था। ठीक है, इस वक्त मान लीजिए राइट टू नो फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं है। आपके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू हो सके कानूनी रूप से, उसके लिए कानून बनते हैं। ठीक है, तो जो राइट टू नो है, जानने का अधिकार, इसका लीगल, इसका कानूनी रूप है आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, राइट टू नो आपका फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट है हमारा, लेकिन उसको लागू कैसे करें? कानून बनाना पड़ेगा। तो आरटीआई एक्ट 2005 ये उसका कानूनी रूप है। ठीक है, कि उस कानून के बेस पे उसमें क्या क्या प्रोविजन है, उसके आधार पे आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूपी 1975 स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजा नारायण मामला, ये याद रखिएगा। राइट टू नो पे काफी जोर दिया गया था, और इस केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नागरिकों को सरकार के कामकाज जानने का अधिकार है।
और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है ये राइट टू नो इसी का भाग है, एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो जो मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट को कानूनी रूप देना था, तो कानूनी रूप देने के लिए क्या लाया गया, आरटीआई एक्ट। ठीक है ना, आरटीआई एक्ट 2005। अब इसका भारत में बहुत लंबा इतिहास रहा है आरटीआई एक्ट लाने का। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो था, राइट टू नो, लेकिन उसका कोई कानूनी रूप नहीं था। अब उसको कानूनी रूप देने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। वो इतिहास हम आगे बात करेंगे उस पर। वर्ल्ड में क्या इतिहास रहा है, भारत में क्या इतिहास रहा है, वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो राइट टू नो क्या है, एक वास्तविक रूप से लागू करने का एक कानूनी औजार है। ठीक है, राइट टू नो को कानूनी रूप से लागू करने का औजार क्या है, आरटीआई एक्ट 2005। तो अभी तक जितनी बात की उसको थोड़ा समराइज करें तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए एक फंडामेंटल राइट है जो आपको जानने का अधिकार देता है, राइट टू नो। और आरटीआई एक्ट 2005 इस फंडामेंटल राइट को कानूनी रूप देता है, इसको लागू कराने के लिए। ठीक है, तो एक उदाहरण लेके समझते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, मान लीजिए आरटीआई और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को एक साथ समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक गांव में सड़क निर्माण के लिए फंड आया है। एक गांव है, गांव की सड़क टूटी फूटी है, उस गांव की सड़क बनवाने के लिए फंड आया। होता क्या है, सड़क जो है नई बनती है या खराब बनती है। जिस ग्राम पंचायत में वो सड़क बनाने के लिए फंड आया था, उस ग्राम पंचायत ने या तो पैसा खा लिया या तो टूटी फूटी बनवाया, घपलेबाजी करी। तो यहाँ पे आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए का रोल आता है। क्या आता है, गांव वालों का फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू नो, जानने का अधिकार। तो वो क्या करेगा, वो जानने की कोशिश करेगा ना कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है, क्यों खर्च, सड़क नहीं बनी, ये सब जानने का अधिकार है। तो क्या उसको चाहिए, जानकारी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे फिर क्या आएगा, आरटीआई एक्ट का रोल आएगा जो कानूनी रूप से पूछने का अधिकार देगा, जानकारी लेने का अधिकार देगा। तो क्या होगा, आरटीआई एक्ट लगा के उस सड़क के निर्माण से जुड़े हुए दस्तावेज, फंड का आवंटन, ठेकेदार का नाम, सामग्री की गुणवत्ता, खर्च का ब्यौरा, सारी जानकारी ले सकता है। ठीक है, तो कानूनी रूप से जानने का अधिकार उसके पास है। गांव में फंड आया सड़क निर्माण के लिए, सड़क या तो खराब बनवाई गई या तो नहीं बनवाई गई। अब क्यों नहीं बनवाई गई, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जानने का अधिकार आता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जानने का अधिकार देता है। उसके आधार पर वो क्या करेगा, आरटीआई लगाएगा। आरटीआई एक्ट के थ्रू वो आरटीआई करेगा ताकि हमको सारी जानकारी मिल सके। सड़क का निर्माण से जुड़ा दस्तावेज, फंड का आवंटन, ठेकेदार का नाम, सामग्री, ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें उसको मिलेगी तब उसके आधार पर गवर्नमेंट से सवाल पूछेगी कि ये सब क्यों नहीं हुआ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल मन में आना चाहिए कि आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आरटीआई की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए, इसका सीधा सा जवाब तो एक ऊपर से जवाब ये है कि हम टैक्स भरते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक जो सार्वजनिक अवसंरचनाएं वो तैयार होती हैं। ठीक है, तो हमारा जानने का अधिकार है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जानने का। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या है। पहला है कि जो सरकारी कामकाज होते थे एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते थे। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई XYZ सरकारी दफ्तर है, ऑफिस है, और उसमें काम हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाहर वाले यानी जनता से कोई पता नहीं था, जनता बेखबर थी। अंदर ही अंदर फैसले ले लेना, डिसीजन ले लेना जनता के लिए, और जनता का कोई भागीदारी नहीं, एकदम क्या ट्रांसपेरेंसी लैक कर रही थी, बिल्कुल नहीं थी ट्रांसपेरेंसी। तो इसको ब्लैक बॉक्स बोला गया कि ब्लैक बॉक्स इफेक्ट दिख रहा था कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जनता से कोई ट्रांसपेरेंसी जनता को है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, ग्राम पंचायत के पास सड़क बनाने का पैसा आता है पर सड़क बनती ही नहीं है। ठीक है, मिड डे मील में खाना आता है, बच्चों को मिड डे मील पूरा मिलता ही नहीं है। सरकारी अधिकारी अपने हिस्से से अपने ही हिसाब से फैसले ले लेते हैं। ठीक है, आम जनता को पूछने का हक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मनमानी हो रहा था, बिल्कुल मनमानी कर रहे थे, और इन सभी कारणों की वजह से, ठीक, इन सभी कारणों की वजह से आरटीआई जैसे सख्त कानून लाने पड़े ताकि ट्रांसपेरेंसी बने। क्यों बनाना है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमें गुड गवर्नेंस लाना है। गुड गवर्नेंस लाने से क्या होगा, फंड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, याद करिए पिछली क्लासेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, हमें फंड करेंगे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हमारी छवि खराब रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटीज के बीच में तो हमें फंड नहीं मिलेगा। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब से जूझ रहे थे। और क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी हमें, प्रमोशन ऑफ करप्शन, हम करप्शन को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे लोग, बहुत प्रॉब्लम थी इसके लिए, इसको लेके। ठीक है, इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन को इंपावर करना था, प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस करना था, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना था, यानी अच्छी सरकार के लिए बनाना था। और एक केस याद करिए जो मैंने पिछले टाइम पे बताया था, 1975 में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजा नारायण केस, राइट टू नो, जानने का अधिकार। और ये बहुत बड़ा कारण है, ये जानने का अधिकार है, इसलिए आरटीआई हमें चाहिए था। ठीक है, अब देखिए आरटीआई आने से पहले क्या हालत थी। ठीक है, जब आरटीआई नहीं था तब क्या हालत थी। 3 कानून मेजर है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872,
कंडक्ट रूल ऑफ 1964। ये तीनों जो कानून थे, ये जो तीनों कानून हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, कंडक्ट रूल ऑफ 1964, ये जो तीनों कानून थे, ये क्या करते थे? ये सरकारी कामकाज को छुपाने का काम करते थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, तो हम लोग गुलाम बनाए हुए थे, तो क्या करेंगे, वो जनता को बताना नहीं चाहेंगे। और वही कानून हम अभी तक इसको ढो रहे थे, आगे तक लेके चले आए। ठीक है, तो इन सब कानूनों में दिक्कत थी, इसको रिफॉर्म की जरूरत थी। एक एक को देखेंगे कि आरटीआई से पहले हालत क्या थी। ठीक है, पहला क्या था? पहला देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ये ब्रिटिश एरा का था। ये क्या करता था कानून? राज्य की सुरक्षा के नाम पर सरकारी जानकारियों को गोपनीय रखता था, राज्य की सुरक्षा का हवाला दे देता था, जानकारी देता ही नहीं था। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया तो कहेगा कि ये राज्य की सुरक्षा का मामला है, हम जानकारी आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके तहत क्या करते थे? किसी भी सरकारी जानकारी को सीक्रेट घोषित कर देते थे, सीक्रेट मनमाने तरीके से कर देते थे, किसी ये सीक्रेट हमारे राज्य की सुरक्षा का मामला हम नहीं देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जानकारी लीक करता था, या मान लीजिए उस टाइम पे कोई जानकारी मांगता था, तो क्या करते थे? पनिश करते थे, दंडित करते थे लोगों को। ठीक है, तो इस कानून से जानकारी छुपाने का काम करते थे। ठीक है, भले ही देश की सुरक्षा का मामला हो ना हो, देश की सुरक्षा से लेना देना हो ना हो, वो क्या करेंगे? बोल देंगे कि ये राज्य की सुरक्षा का मामला हम नहीं देंगे। इससे क्या करते थे? ये सरकारी गलतियों को, भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करते थे। दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 123 और सेक्शन 124, यही समझना है। देखिए सेक्शन आगे बढ़ा के दिखा देते हैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 123, सेक्शन 124। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें यह था कि राज्य के मामलों से संबंधित, सेक्शन 123 की बात करें, सेक्शन 123, राज्य के मामलों से संबंधित कोई सबूत नहीं दिया जा सकता अगर उसका प्रकाशन राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। यानी फिर राज्य को केंद्र में रख दिया कि अगर इसका प्रकाशन हुआ तो राज्य को डेंजर में होगा, राज्य हमारा स्टेट यानी देश डेंजर में जाएगा, हम नहीं देंगे। और सेक्शन 124 क्या करता था? अधिकारियों को यह अधिकार देता था कि वो गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक न करें। ठीक है, और कंडक्ट रूल ऑफ 1964 क्या करता था? यानी केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 अधिकारियों को मुंह बंद करने का काम करता था। मतलब बिना अनुमति के सरकारी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना है सरकारी कर्मचारियों को, नहीं अगर कर दिए तो क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा, ये काम करेंगे। ठीक है, यानी बिना सरकार की अनुमति के कोई भी जानकारी सरकार की सार्वजनिक नहीं की जाएगी, मुंह बंद करने का काम। कंडक्ट रूल ऑफ 1964, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964। ठीक है, ये क्या था? आरटीआई से पहले की हालत थी, जब आरटीआई नहीं था तब ये हालत थी। अब सवाल ये आएगा कि राइट टू नो पहले था, फंडामेंटल राइट था, तो फिर क्यों इसको हमें जानकारी मिल नहीं रही थी? यही तो भ्रष्टाचार है ना, ये तो भ्रष्टाचार है कि नहीं देंगे जानकारी। ठीक है, उसी को कानूनी रूप से लागू करने के लिए कानूनी रूप से हम मांगेंगे। ठीक है, अभी इसमें आपको ओवरराइड इफेक्ट भी पता चलेगा। आरटीआई में एक ओवरराइड इफेक्ट है जो पिछले जो 3 जो कानून बताए गए उनको हटाता है। ठीक है, तो आरटीआई से पहले की ये हालत थी, तो आरटीआई इन बाधाओं को पार किया। जब आरटीआई लागू हुआ तो ये जो तीनों कानून थे इनको ओवरराइड किया गया। ठीक है, तो ओवरराइड इफेक्ट बोलते हैं उसको। आरटीआई एक्ट 2005, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या है कि ये जो ये कानून है आरटीआई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और अन्य नियमों पर ओवरराइड इफेक्ट रखेगा। ओवरराइड इफेक्ट रखेगा का मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी जाती है तो पुराने कानूनों और नियमों का हवाला देकर जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता। तो बोलेंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, ये तीनों जो कानून बनाए गए हैं इसका हवाला देकर मना नहीं करेंगे। कब तक मना नहीं करेंगे? जब तक वह जानकारी आरटीआई एक्ट में दी गई छूट यानी एग्जम्पशन श्रेणी में नहीं आती, तब तक। ठीक है, तो ये जो पूरा आरटीआई एक्ट इस तरीके का बनाया गया, आरटीआई एक्ट लागू किया गया, ओवरराइडिंग इफेक्ट लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि अच्छी सरकार बनानी थी। हमें एक अच्छी सरकार, एक गुड गवर्नेंस लाने के लिए ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब देखिए, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छी सरकार बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? पहले तो गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, स्मार्ट पहल, राज्य शासन रिपोर्ट और आरटीआई, इन सब चीजों से एक अच्छी सरकार बनती है। तो सुशासन, ई गवर्नेंस, स्मार्ट पहल, राज्य शासन रिपोर्ट और आरटीआई अच्छी सरकार बनाने का एक पूरा सिस्टम है। गुड गवर्नेंस बहुत बार बताया जा चुका है पीछे कि क्या होता है, अच्छे से जानते हैं, एक एक करके देखें। देखिए गुड गवर्नेंस में क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं अच्छे से। ई गवर्नेंस का मतलब है, मान लीजिए फिजिकल रूप में कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, ठीक है, फिजिकल रूप में, तो वही वैसे ही कुछ सर्विसेज आपको ऑनलाइन देना। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको सर्विसेज देना है, यानी अपने काम काज को बेहतर भी करें। ठीक है, 24/7 वो सर्विसेज आपको मिलती रहे।
ठीक है, हेल्पलाइन नंबर अगर दिया है तो काम करे, AI ड्रिवन किया जाए सारी चीजों को, AI से लिंक करें सारी चीजों को, ऐसा काम करना। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ग्राम पंचायत के जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए बहुतों को चक्कर काटने पड़ते हैं लंबा लंबा, ठीक है, तो ऐसा ना हो। और ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल अच्छे आपको ई गवर्नेंस के एग्जांपल मिल जाएंगे। डिजी लॉकर जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, IT रूल के अकॉर्डिंग आता है वो। उमंग ऐप हो गया, आयकर के लिए ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स व्यवस्था की गई है, ये सब ई गवर्नेंस के एग्जांपल है। और स्मार्ट पहल, स्मार्ट इनिशिएटिव, इसके बारे में पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। स्मार्ट यानी सिंपल, सरकारी प्रक्रियाएं जो होती है, प्रोसेस होती है, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। M फॉर मोरल यानी सरकारी कर्मचारी ईमानदार भी हो, भ्रष्ट ना हो। A फॉर अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, हर अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहे, जब सवाल पूछे तो उल्टी सीधी बातें न करे, टू द पॉइंट बातें करे और हमें उसका जवाब दे, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस यानी जनता की जरूरतों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे, रिस्पॉन्सिव हो, फीडबैक ले हमसे और कि हमारा जो हमें सर्विस दिया गया वो ठीक है कि नहीं है, जब उसको बताया जाता है तो उसको उसके लिए अकाउंटेबल होकर रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सब कुछ जनता के सामने हो, ठीक है। जैसे सिटीजन चार्टर वगैरह लगाते हैं, सिटीजन चार्टर लगाते हैं बोर्ड पे पूरा कि क्या काम ठीक से हो रहा है, क्या सर्विस दे रहे हैं, कंप्लेन कहाँ करनी है, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आसान भाषा में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलता है तो ये क्या है, ई गवर्नेंस है। लेकिन अगर वो प्रक्रिया बहुत सरल है, कोई रिश्वत नहीं, सरल है तो, और कोई रिश्वत नहीं मांगता है, अगर गलती होती है तो अधिकारी जवाबदेह होता है, आपकी बात सुनते हैं और पूरी प्रक्रिया साफ साफ दिखती है, तो ये स्मार्ट ई गवर्नेंस है। देखिए इसमें ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र मिलने का क्या मतलब है, ई गवर्नेंस है तो सब प्रक्रिया बहुत सरल है, तो सिंपल है, ऐसा आएगा। कोई रिश्वत नहीं मांगता है मतलब मोरल है, एम आएगा। अगर गलती होती है तो अधिकारी जवाबदेह होता है, तो अकाउंटेबल भी है। आपकी बात सुनी जाती है तो रिस्पॉन्सिव भी है, पूरी प्रक्रिया साफ साफ दिखती है, तो क्या है, ट्रांसपेरेंट भी है। तो ये एक स्मार्ट ई गवर्नेंस है। चौथा है राज्य शासन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट। जो भी स्टेट या मान लीजिए देश, हम भारत के संदर्भ में पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कोई काम किया है तो उनका मूल्यांकन करके उस पर रिपोर्ट देना, ठीक है। बहुत सारे थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एनजीओ होती हैं, उसका मूल्यांकन करती है कि एक साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है। गवर्नमेंट खुद भी बुक लॉन्च करती है हर साल, इंडिया ईयर बुक के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया ईयर बुक लॉन्च करती है जिसमें उसने क्या क्या किया सारा चीजें बताई रहती है। इकोनॉमिक सर्वे देती है, बजट देती है, बताती है क्या क्या करने वाली है, क्या क्या कर चुकी है, सारी बातें देती है, ठीक है। जैसे राज्य शासन रिपोर्ट में कुछ है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट या गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इस तरीके की चीजें एक तरीके से हमको इंडिकेट करे, बताए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। और जो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एनजीओ होते हैं वो भी इनका मूल्यांकन करके बताती है कि इन्होंने क्या क्या किया है। और आरटीआई जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, 5वां, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम। तो निष्कर्ष के तौर पर हमको अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, सुशासन एक भव्य इमारत है, ई गवर्नेंस और स्मार्ट पहल उस इमारत को बनाने के लिए आधुनिक उपकरण है और तकनीक है। राज्य शासन रिपोर्ट यह देखने का उपकरण है कि इमारत कितनी मजबूत और सुंदर बनी है। और आरटीआई वो नींव और प्रहरी है जो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि इमारत सही ढंग से बने, सही लोगों के लिए बने, और अगर कोई कमी है तो जनता उसे उजागर कर सके। ये सभी एक साथ मिलकर ही भारत में वास्तविक सुशासन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा, पूरा समराइज किया गया इसमें। अब देखिए सूचना का अधिकार का भारत में क्या इतिहास रहा है। हम केवल भारत का इतिहास देखेंगे और वर्ल्ड का जो इतिहास है इसमें लिखा गया है नोट्स में, आपको क्या करना है, केवल पढ़ लेना है। पहला क्या है, संविधान से निकलता है। पहला क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें वाक्य फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार देता है। इसका मतलब क्या है, हम आजादी से अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। तो आरटीआई से कैसे संबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने इसका रेफरेंस दिया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बार बोला और केस का नाम भी बताया, स्टेट ऑफ यूपी और वर्सेस राजनारायण, ठीक। उसमें क्या बोला था कि राइट टू नो, जानने का अधिकार भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में केवल बोलना नहीं, जानने का भी अधिकार है, जब जानेगा तभी बोल पाएगा। तो शुरुआती थोड़ा अदालती फैसले देखेंगे हम, कोर्ट में क्या क्या हुआ है, ठीक है। पहला केस क्या है, हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का मामला। क्या मामला था, यह मामला विज्ञापन पर सरकारी नियंत्रण से संबंधित था, ठीक है। यानी एडवर्टीजमेंट पे गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल करना चाहती थी। तो इसमें कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की सीमाओं पर चर्चा की। हालांकि ये सीधे आरटीआई से नहीं जुड़ा हुआ है, इसने व्यक्ति के अधिकार की व्याख्या में योगदान दिया है, ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बताया कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, जैसे झूठे विज्ञापन नहीं कर सकते। यह मामला बताता है कि बोलने की आजादी की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद जानकारी प्राप्त करने का महत्व बना रहा, यानी इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा मामला है हिम्मत लाल शाह बनाम पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद 1973, ठीक है। इस मामले में अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर सभा करने के अधिकार पर चर्चा की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच के अधिकार को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, और ये है एक तीसरा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 का मामला है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम जो प्रेस है उसको भी इसी से जोड़ा। ठीक है, तो ये मामला प्रेस की स्वतंत्रता और अखबारों पर लगाए गए कर से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू नो, इसमें सेकंड प्रेस कमीशन 1982 ने भी राइट टू नो पर काफी जोर दिया है। पंचवर्षीय योजनाएं हो गए, प्रशासनिक सुधार हो गए। पंचवर्षीय योजनाओं में 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच में चली थी। ठीक है, इसमें भी गुड गवर्नेंस आए उसके लिए राइट टू नो, जानने के अधिकार को महत्व दिया गया था। जमीनी स्तर पर बहुत सारे आंदोलन हुए थे। ठीक है, आंदोलन में क्या क्या हुआ था? राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने आंदोलन किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी वहां काम हो रहा था दफ्तर में, ये संगठन थे, ये जो किसान थे वो जानना चाहते थे कि ये रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करें, सरकारी खर्च क्या है, हम जितना पैसा मान लीजिए टैक्स बहुत ज्यादा भर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब कौन देगा, कहाँ खर्च हो रहा है, हम डेवलपमेंट, हम टैक्स पे कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ, ये बैकग्राउंड था, ये पूरा बैकग्राउंड था। ठीक है, इतने केस हो रहे हैं, इतने आंदोलन हो रहे हैं, इसमें डिटेल में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप एक थरो रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो अंतिम पड़ाव में क्या आया? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इन सभी अदालती फैसलों, आयोगों की सिफारिशें, योजनाओं में दिए गए महत्व और जमीनी स्तर पर हुए आंदोलनों का ये असर था। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया गया। तो ये क्या है? ये कानून भारत में जनता को एक कानूनी और प्रभावी तरीके से सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। अब देखिए आरटीआई एक्ट का जो है प्रोविजंस जो है हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, कौन से सेक्शन में क्या क्या लिखा है वो सारी चीजें देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं आरटीआई एक्ट का, फिर उसके बाद एक एक सेक्शन को, सेक्शन सब सेक्शन सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार से सवाल पूछने के लिए उनको एम्पावर करना, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था और लोकतंत्र को मजबूत करना था, इसलिए आरटीआई आया है। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा की फीचर्स प्रोविजन देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, फिर हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है लोक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी पर लागू है। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन है? सभी सरकारी विभाग, मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, पीसीयूज और न्यायपालिका और संसद विधानसभाओं के कार्यकालों पर लागू होता है। ठीक है, इसमें एनजीओ आएंगे, एनजीओ शामिल होंगे जो सरकार द्वारा काफी हद तक फाइनेंशियली सपोर्टेड है। ठीक है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। और डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बताया गया है। तो डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जानकारी का मतलब है कि कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, एडवाइस, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, आदेश, लॉगबुक, ठेका, रिपोर्ट, नमूना, मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा डेटा, सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है और इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, तभी वो जानकारी आपके पास होगी। ठीक है, तो जो लोक सूचना अधिकारी है उसकी नियुक्ति, ठीक है, हर सरकारी विभाग में एक पीआईओ होगा और उसकी सहायता के लिए एक एपीआईओ होगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी मांगने का क्या प्रोसेस है? आप हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी कर दिया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो 10 रुपए का शुल्क दीजिए या नगद दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, पोस्टल ऑर्डर देना होगा। ठीक है, गरीबी रेखा से जो नीचे है उनको नहीं देना। कहाँ जमा करेंगे? पीआईओ को जमा करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या किसी खास वकील या फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सादा कागज लीजिए, उसमें अपने सवाल लिखिए, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर लेके 10 रुपए लगा के पीआईओ को भेज दीजिए। टाइम लिमिट फिक्स है, क्या करना है? पीआईओ को 30 दिन के भीतर जानकारी देनी होती है। ठीक है, अगर आवेदन खारिज कर देता है तो उसको कारण भी बताना होगा पीआईओ को, क्यों आवेदन खारिज किया है। ठीक है, अगर किसी की जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है तो 48 घंटे के भीतर देना होगा। ठीक है, और जानकारी का स्वतः प्रकाशन, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 4, ये क्या कहता है कि जो सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग को ये अनिवार्य करती है कि सरकारी विभाग जो है खुद ही जो कुछ जानकारी सार्वजनिक करने की लायक चीजें वो कर दे। ठीक है, संगठन की, जैसे संगठन की संरचना, कार्य कैसे करती है, अधिकारियों के क्या ड्यूटीज हैं, बजट, योजनाएं, ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर दे, इसके लिए अलग से आरटीआई लगाना ना पड़े। ठीक, अब आरटीआई में एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन, छूट प्राप्त जानकारी कौन है? सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में ये आता है। जैसे यह कानून कुछ खास तरह की जानकारी को प्रकट करने से छूट देता है, मतलब नहीं कर सकता ये। देश की सुरक्षा, अखंडता और विदेशी संबंधों पर खतरा डालने वाली जानकारी हो, नहीं देगा। आप लगाएंगे आरटीआई, वो देगा नहीं। आप कितना भी बारूद लगा के आरटीआई लगा दे, वो कहेगा नो। किसी तीसरे पक्ष के व्यापार, गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी, ठीक है, निजी जानकारी जिसका सार्वजनिक हिस्से कोई लेना देना नहीं। अब मान लीजिए आप किसी का सरकारी अस्पताल में किसी XYZ पेशेंट का इलाज हुआ,
अब आपको पता है वो पेशेंट कौन है, आपने क्या किया, नाम वाम लिख के आपने बोला कि मुझे इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप जानना है, जो कि सार्वजनिक से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, मना कर देंगे, एक निजी मामला, वो देगा ही नहीं। जांच की प्रक्रिया को बाधित करने वाली जानकारी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अपीलीय तंत्र, यानी अगर जवाब न मिले तो कहाँ आप शिकायत करेंगे। पहला अपील कहाँ करेंगे, पहला अपील आप करेंगे अगर पीआईओ जवाब नहीं देगा तो या आप उसके जवाब, उसने जवाब दिया उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो प्रथम अपील आप 30 दिन के भीतर करेंगे उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिस विभाग से आप जानकारी चाहते हैं उसी विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील जाएगी। दूसरी अपील कहाँ होगी, अगर प्रथम अपील अधिकारी के फैसले से भी संतुष्टि नहीं है, मान लीजिए आप उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए कि नहीं आप भी कुछ उधर उधर की बातें कर रहे हैं, तब कहाँ होगा, तब आप करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग पर दूसरी अपील करेंगे। समझ में आया, लोकल पे किया, ये नहीं माना, फिर उसके हायर सुपीरियर को किया, वो नहीं माना, फिर उसके सुपीरियर पे चले गए, ठीक है, कहीं तो मानेंगे। तो पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की ताकत क्या होती है, सीआईसी और एसआईसी को अपीलों की सुनवाई करने, जानकारी देने का आदेश देने, जुर्माना लगाने, पीआईओ पर 250 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपए तक, और क्षतिपूर्ति दिलाने की शक्ति है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये शक्तियां हैं, वो जुर्माना लगा सकती है। तो आरटीआई एक्ट 2005 का सिग्निफिकेंस क्या है, यह कानून क्यों खास है इतना, प्रशासन में सुधार लाएगा, क्या क्या लाएगा, प्रशासन में सुधार लाएगा, भ्रष्टाचार पर चोट करेगा, कागजों पे तो करेगा ही, जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। ये क्या था, अभी ये हमने क्या देखा, हमने एक ओवरव्यू देखा है ऊपर ऊपर से, ठीक है। अभी इस एक्ट का एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन डिटेल में देखेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि एक्चुअल में आरटीआई है क्या, क्या करता है आरटीआई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को या इस एक्ट को खुद से पढ़ना भी है, ठीक है। एक बार अपने से भी पढ़ के आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं ना, सिविल सर्विसेज के लिए केवल कोचिंग संस्थाओं पे या किसी मेंटर पे डिपेंड नहीं रहा जाता है। मेंटर क्या करता है, केवल रास्ता दिखाता है, आपको क्या करना है, चलना खुद ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।